शास्त्री वर्सेस शास्त्री बड़ी खूबसूरत फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, क्योंकि जिस तरह के रिश्तों की बात होती है, रिश्तों में कहीं ना कहीं मोह और फिर जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, और आज की जो भागा दौड़ी भरी जिंदगी है पेरेंट्स की, उसमें किस तरह का पोते पोती नाती नाती से मोह लगता है, और किस तरह से जिम्मेदारी आपको एक अगली जनरेशन जो है वो इर्रिस्पॉन्सिबल लगती है, और अविश्वास कहीं ना कहीं होता है प्रेम के चलते कि ये शायद पाल नहीं पाएंगे। तो वो एक इमोशनल कश्मकश की बड़ी खूबसूरत कहानी शास्त्री वर्सेस शास्त्री कहती है। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4 स्टार। परफॉर्मेंस लेवल की बात करूं तो परेश रावल और नीना जी जो है, ऐसा आइडियल उन्होंने कपल लिया है। मतलब सचिन और धोनी साथ साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा चौके छक्के लग रहे थे इमोशन के। और एक बारीक काम जो एक्टिंग का होता है ना, वो देखने लायक होता है कि जब आप जिसको एक्टिंग के सारे अंग बोलते हैं, वाचिक, आहार, ये सारे अंगों से जिस तरह से ये मंझे हुए कलाकार खेलते हैं, वो वाकई देखने लायक है। ये एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है जिस तरह से देखा जाए। शिव ने भी बहुत अच्छा किया। वो आई एम सॉरी, वो जो लेडी उनकी वाइफ बनी, उनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन वो खासकर वो बच्चा मोमोजी, क्या परफॉर्मेंस है। और कुल मिलाकर सारा ही जो मामला था परफॉर्मेंस लेवल पर बहुत अच्छा निकल के आया है। डायरेक्शन दोनों ही शिवो और नंदिता दोनों बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। उनकी सेंसिबिलिटीज अलग है। मुझे याद है उनकी सौमित्र के साथ मैंने बेला शीशे देखी थी, और 1-2 फिल्में और इन ड्यूएट की देखी है मैंने। तो बहुत मंझे हुए और ज़हीन किस्म के डायरेक्टर्स हैं ये दोनों, और इनका काम देखने में वाकई मुझे मजा आता। मैं आज आने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही नाम मैंने सुना नंदिता और शिवो, तो मैंने कहा नहीं, ये फिल्म तो मुझे देखना ही है। और मैं जिस मेहनत से आया, वो उस मेहनत का प्रतिफल मुझे शास्त्री वर्सेस शास्त्री में मिला। फिल्म बहुत सुंदर है। शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, बाप बेटे के बीच की जंग दिखाई गई है, और दिखाया गया है कि कैसे एक पिता अपनी जिद की वजह से अपने बच्चे के बच्चे यानी पोते को अपने पास रखना चाहता है, और यहाँ तक कि वो कोर्ट में भी चला जाता है। और वही एक बेटा है जो बचपन से अपने पापा की डांट का शिकार है, लेकिन उसको अपने बेटे की वजह से वो स्ट्रेंथ मिलती है कि अपने पापा के सामने खड़े होकर कह सके कि मैं नालायक हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ऐसा हूँ, बट अपने बेटे को तो लेकर जा आई मीन आई वॉन्ट माई सन एट एनी कॉस्ट। सो ये बेसिकली कहानी है। वहीं पर अगर अगर एक एक्टिंग की बात करूँ तो परेश रावल, आई मीन वाओ, इतने जिद्दी, खड़ूस और एकदम बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा के जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, आई थिंक इससे बेहतर कोई और रोल प्ले कर नहीं पाता। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। नीना कुलकर्णी का भी अगर मैं कहती हूँ तो वो जो एक टिपिकल मराठी माँ की तरह उनका रोल दिखाया जाता है, वो वैसा समझ में आता है। सो ये रोल भी उतना ही बखूबी निभाते हैं। जहां तक बात करती हूँ शिव की, शिव इज वेरी गुड। वो डब्बू एक लड़का, और अपने पापा के सामने स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाने वाला एक लड़का जो बनकर आता है, ही प्लेड इट वेरी वेल। सो किरदार सारे अच्छे हैं। अमृता सुभाष वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जो आप बोले, पिंटू अंकल वॉज वेरी गुड, वेरी क्यूट एट द सेम टाइम। वो जो एक रंग लाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब करते हैं। मम्मी के रूप में भी जो दिखाई जाती है मिमी, वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आता है उसका कैरेक्टर। वो जो प्ले कर रही हैं वो दिखाई देता है। ये जो पोश्तो नाम की फिल्म बंगाली फिल्म पर बनाई गई है, ये फिल्म भी मिमी ने तब भी यही रोल निभाया था जो अब हिंदी में निभा रही है। सो उनके लिए नया नहीं था, लेकिन दर्शकों के लिए नया था कि एक नया फेस इंडस्ट्री में आ रहा है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है। सो अच्छा लगता है। म्यूजिक मुझे अच्छा लगा है। लास्ट वाला जो सॉन्ग है जो आई थिंक सुल्तान खान साहब ने गाया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। आई वुड वांट टू हियर दैट सॉन्ग अगेन एंड अगेन। स्वानंद किरकिरे की आवाज इतनी अच्छी है कि वो एक अलग खालिसपन लेके आती है, थोड़ा सा रस्टिक भी लगती है, थोड़ा सा रियल भी लगती है। ऐसा लगता है ये वाला जो स्वानंद गाना गा रहे हैं वो आप भी गा सकते हैं। तो वो गानों से मेरा कनेक्शन अच्छा हुआ है। डायरेक्शन की मैं बात करती हूँ, छोटी छोटी चीजें, इनफैक्ट इतनी इमोशनली स्ट्रांग एक कहानी बताई गई है कि आपको डायरेक्शन ध्यान जाते हुए भी नहीं जाता है। आप नहीं देखना चाहते हैं कि ऐसे छोटे बच्चे को लाया है तो किस तरीके से ट्रीट किया गया है, या उसकी
मम्मा उसकी जो टीचर कहती हैं कि सारा काम दादा दादी नहीं कर सकते हैं, तो वो कितना सही है कितना गलत है, आप उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहते क्योंकि आपके सामने कहानी मुद्दा बहुत सुंदर रखा गया है। एनीथिंग एल्स? इस कहानी की अगर ओवरऑल फिल्म की मैं बात करती हूँ तो मुझे एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगा कि शायद ये पॉइंट ऑफ व्यू एक यंग कपल के तरीके से रखते तो और भी अच्छा होता, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जजेस को देखा जाए या किसी भी तरीके से देखा जाए तो वो उम्र दराज की बातें उनका मर्म ज्यादा रखता है, नई जनरेशन की बातें कंपैरेटिवली कम रखता है। ये मैं सामाजिक तौर पर कह रही हूँ, मैं फिल्म के तौर पर नहीं कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस तरीके से भी दिखाया जाता तो 4 चांद लग जाते, 5 चांद लग जाते। फिलहाल तो इसको 3.5 स्टार देना चाहूंगी। मतलब मैं फिर आई तो मुझे पता चला कि ये शास्त्री विरुद्ध शास्त्री पिक्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की गैप की जो कहानी है वो है। मतलब इसमें एक दादा है, एक पिता है और एक पोता है। अब दादा पिता के साथ रहना चाहते, मतलब पिता चाहता है कि बेटा मेरे साथ रहे और दादा चाहता है मेरे साथ रहे। पहुंच जाती है बात कोर्ट तक, लेकिन क्या मतलब उसके पीछे जो सबसे मेन कहानी की जो जड़ थी वो ये थी कि मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगी कि दादा किसी वजह से बोलते हैं कि पोता हमारे पास ही रहेगा। और बॉम्बे के अभी लोगों को, माँ बाप को लगता है नहीं हमको बच्चे को पालना है, हमको जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसमें बच्चे की जो हालत खराब होती है। मतलब एक बच्चा है ना, एक फूल की तरह होता है, यानी पौधा बोलते हैं ना, उसको देखे जब पैदा होता है ना तो 1 महीने का होता है, फिर उसको हाथ में लेने में भी डर लगता है और उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं तो वो माँ करती है। लेकिन अगर माँ नहीं कर पा रही है तो वो दादी करती है। तो जब दादी अगर संभाल रही है और बाद में अचानक से आके कोई बोले नहीं नहीं ये तो हमारा बच्चा है, अपना हक दिखाने लगे, तो क्या प्रॉब्लम आती है, वो इस पिक्चर में दिखाया है। तो एक दादा की अपने बेटे से और पोते की लड़ाई है जिसमें कि एक पोता फैसला करता है। ये कहानी है पिक्चर की, बहुत ही ज्यादा इमोशनल कहानी है। और अगर मैं बात करूं तो दादा और पोते की बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि रुला दिया वो लोगों ने सबको। तो ओवरऑल पिक्चर है 2 पीढ़ी की जिसमें समझने की जरूरत है। आज के टाइम में ना हर कोई फॉरेन जाना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मतलब लोगों ने पर्सनल लाइफ छोड़ी दी है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे पैसा, ज्यादा से ज्यादा सुख पाएंगे। लेकिन एक्चुअली इसका उल्टा होता है, जो हम लोग सुख बोलते हैं ना वो हम लोग छोड़ देते हैं और पैसे के पीछे भाग भाग के जितना पैसा कमाओ उतना सुख से दूर होते जाओ, ये है एक्चुअली। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब माँ बाप भी नहीं समझते कि एक बार बच्चा पैसा कमाने के लिए फॉरेन चला गया ना तो फिर वो माँ बाप के मरे में भी नहीं आता है। लेकिन है ना वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारा बेटा फॉरेन जाएगा, हम सैक्रिफाइस करेंगे। लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि वो उनके मरे में भी नहीं आए। लॉकडाउन में कितने माँ बाप मरे, बच्चे नहीं आ पाए माँ बाप के अंतिम संस्कार में। तो मतलब पैसे कमाने के लिए लोग फॉरेन भेज तो देते हैं बच्चे को, लेकिन उसके बाद बच्चे कितना दूर हो जाते हैं अपने माँ बाप से, ये इस पिक्चर का मतलब बहुत सारी ऐसी इमोशनल बातें बोली है ना जो कि लोगों की पर्सनल लाइफ पे लागू है, ये इस फिल्म में दिखाया है। पिक्चर की कोई पब्लिसिटी नहीं हुई है और ना ही किसी को मालूम है इस पिक्चर के बारे में। तो अगर आप देखना चाहें तो ये रिव्यू देखने के बाद आप देखने जा सकते हैं। शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, नाम में कुछ नहीं रखा है, अंदर कहानी का मसाला कुछ अलग है। और ये बात मैं पिक्चर देख के बता रही हूँ कि ये पिक्चर बहुत ही इमोशनल और अपने पर्सनल लाइफ से लागू होती है। हर एक फैमिली को ये चीज से गुजरना पड़ता है, दादा दादी सब बच्चों को प्यारे होते हैं तो वैसे होता है। तो मैं ये फिल्म को तो एक्चुअली 5 में से मतलब क्योंकि पिक्चर थोड़ी स्लो थी और एंटरटेनमेंट की कमी थी इसलिए 5 में से 4 दूंगी। लेकिन ये दिल को छूने वाली फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, घर में बैठ के भी आप अच्छे से देख सकते हैं या थिएटर में आके देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस हिसाब से मैं रिव्यू दे रही हूँ, यहीं पे खत्म कर रही हूँ।